दोस्तों नमस्कार। अब आपको कुछ चीजों को याद दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे कि कहीं ना कहीं देश की जनता से कोई गलती तो नहीं हुई, और उस मुद्दे को आज पूरी तरह से विस्तार से समझाने का प्रयास भी करेंगे। हम कोई मीडिया चैनल नहीं है, लेकिन आपको जो हम तथ्य रखेंगे वो तथ्य आप खुद ही तय करना कितना सही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जो मुद्दे हैं, जिनकी लगातार मांग चल रही है और सरकार का उसके ऊपर क्या रुख बना है अभी तक। दोस्तों, पिछले 7-8 महीनों से भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर और देश के कोने कोने से रैलियां निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उनकी वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। यूनियनों की तरफ से चिट्ठी गई, जिसका जवाब आया, और जवाब वही था जो कि वो लोग जानते थे, जिसके ऊपर लगातार विसंगतियों की मांग चल रही थी। तो कहने का मतलब, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने का काम सरकार ने नहीं किया, उल्टा टाल मटोल करके एक चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे दिया। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग चल रही है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की यूनियनों की तरफ से कि एनपीएस को हटा करके वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, इसके ऊपर सरकार का अभी तक कोई रुख नहीं बना है और कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। यानी कि पिछले 7-8 महीनों से जो मांग चल रही है वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों की और ओल्ड पेंशन स्कीम की, ये धरी की धरी ही रह गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आम जनता ने देश की सरकार को चुनकर के कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ये आप तय जरूर कीजिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। 2014 में एक सत्ता परिवर्तन होता है, उसमें यह बताया जाता है किस तरीके से परिवारवाद ने पिछले 70 सालों में देश का बंटाधार कर दिया है। और पिछले 70 साल से एक ही सरकार जो लगातार चली आ रही थी, बीच में हालांकि बदली थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया था और जो आईटी सेल के विशेषज्ञ थे, उन्होंने जिस तरीके से देश की जनता को यह मैसेज देने का काम किया था कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। तमाम घोटालों का भी जिक्र किया गया और यह भी बताया गया कि किस तरीके से मिडिल क्लास और लोअर क्लास और युवा पीढ़ी के साथ कहीं ना कहीं धोखा जरूर हुआ है। इसलिए देश की जनता में एक भरोसा बैठा और प्रधानमंत्री मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक अवसर दिया कि वो अब देश की कमान अपने हाथ में ले ले। 4-5 सालों में कुछ काम भी किए गए और उन काम की वजह से उनकी प्रसिद्धि और ज्यादा होने लगी। विश्व के कई देशों में भारत का नाम बजने लगा और प्रधानमंत्री मोदी की प्रसिद्धि और भी ज्यादा चरम पर आने लगी। इस तरीके से कई बड़े मंच भारत की सरकार ने साझा भी किए और विदेशी ताकतों का भी भारत के ऊपर भरोसा आने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की जनता थी, उनके कई मुद्दों को सॉल्व नहीं किया जा सका और उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी साजिशें की गई जिसका पर्दाफाश अभी हाल फिलहाल में हुआ। जैसे कि 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसमें कई लोग मारे गए, और उसके बाद भारत के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक। इस मुद्दे ने 2019 में देश की जनता का ध्यान बेसिक मुद्दों से हटा करके पाकिस्तान के ऊपर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ला दिया और देश की जनता के अंदर एक भावना ऐसी जगी कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से देश की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिससे उनकी छवि और भी ज्यादा ऊंची हो गई और देश की जनता ने 2019 में उनको वापस से सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के रूप में स्वीकार किया। 2019 से लेकर के अभी तक कई ऐसे मुद्दों पर रिफॉर्म्स भी हुए जिसमें देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा था। देश की कंपनियां नई नई ऊंचाइयों को छू रही थी और जो देश के उद्योगपति जो बहुत पीछे थे अमीरों की लिस्ट में, वो अचानक से दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, जिसका जिक्र संसद में राहुल गांधी जी ने किया। और जैसे ही उन्होंने अडानी जी का मुद्दा छेड़ा, उनकी केस की फाइल खुल जाती है मानहानि की और उन्हें 2 साल की सजा भी सुना दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, उससे साबित हुआ कि राहुल गांधी की छवि ऊंची होने लग गई और प्रधानमंत्री मोदी की छवि नीची होने लग गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से राहुल गांधी की छवि को और भी ज्यादा बल मिला। अब देश की जनता में बहुत सारे मुद्दे घूम रहे थे, क्योंकि विकास के नाम पर शायद देश में कुछ हुआ नहीं और मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए ज्यादा खास इस सरकार ने किया नहीं। अब बात कर लेते हैं, सरकार जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी और देश की जनता को यह बताने का प्रयास किया था कि विदेश से काला धन लेके आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय को दोगुना करेंगे, और सबसे बड़ा जो गेम हुआ वो हुआ आपकी गैस पर। गैस जब 450-500 रुपए की कीमत थी, उस समय एक सब्सिडी नाम की स्कीम चलाई गई थी और गैस की कीमत हो गई थी 750 के आसपास और सब्सिडी आती थी 189 रुपए। अब गैस की कीमत हो गई है 1150 के आसपास और सब्सिडी के नाम पर मात्र 17 रुपए आ रहे हैं। तो जरा सोचिएगा कि गैस में सब्सिडी के नाम पर कितना बड़ा धांधली तो नहीं हुआ। देश की सरकार जब इन मुद्दों पे फेल हो जाती है तो देश की मीडिया को कहीं ना कहीं एक बताने का प्रयास तो नहीं किया जाता कि देश की जनता को समाचार चैनल के माध्यम से बेसिक मुद्दों से हट करके ऐसे मुद्दे दिखाए जाएं जिसमें सरकार की सफलता हो और सरकार की विफलता वाले मुद्दों पर चर्चा तक ना हो। जैसे कि मणिपुर में भीषण हिंसा, हरियाणा में हिंसा, बरेली में हिंसा,
और सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर डिबेट। सरकार ने कहा था विदेश से काला धन लेके आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। कितना काला धन आया और कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए गए? मिडिल क्लास और लोअर क्लास की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के। और इस महंगाई को मात देने के लिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय में कितना इजाफा हुआ, ये प्रति व्यक्ति आय की तुलना अगर करें तो देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की इनकम में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना देश की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। किस तरीके से देश के सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर दिया गया और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट हाउस के हवाले कर दिया गया, और किस तरीके से नियमों में फेरबदल करके कुछ उद्योगपतियों को और भी ज्यादा पूंजीपति बनाने का कार्य किया गया। देश के हवाई अड्डों को बेच दिया गया। देश की बहुत सी सरकारी संस्थाएं कुछ ही उद्योगपतियों के हाथ में आ जाती हैं। आखिर ये जादू कैसे होता है? इन मुद्दों को चर्चा में लाने की जगह देश की मीडिया कहीं ना कहीं केवल उन्हीं मुद्दों को दिखाती है जिसमें सरकार की सफलता छुपी होती है और असफलता के ऊपर प्रकाश तक नहीं डाला जाता। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इस साल बारिश की वजह से हिमाचल के लोगों का जान माल का नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, किस तरीके से वहां के रोड ध्वस्त हो गए हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कितने लोगों के घर बिखर गए हैं, टूट गए हैं, नेशनल हाईवे जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से। हिमाचल से नेशनल मीडिया चैनल्स पर कितनी कवरेज दिखाई जा रही है ये आप सबको बेहतर पता होगा। मणिपुर के ऊपर कितनी कवरेज दिखाई गई ये आप सबको बेहतर पता होगा। हरियाणा में लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं हजारों की संख्या में बिना हाई कोर्ट से परमिशन लिए, ये आप सबको बेहतर पता होगा। तो कहने का मतलब यह है देश के विकास में जो बेसिक मुद्दे मिडिल क्लास वर्ग, लोअर क्लास वर्ग और आम जनता के लिए सरकार जिन मुद्दों की बात करती थी उनमें कितना सफल हुई कितना असफल हुई ये आप जरूर तय कीजिए। और देश की जनता को गुमराह करने का काम देश के न्यूज चैनल कितना ज्यादा कर रहे हैं ये आप तय कीजिए, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्टिंग वास्तविक होनी चाहिए थी वो मीडिया रिपोर्टिंग शायद वास्तविकता में देखने को नहीं मिल रही है। मणिपुर से लेकर के हिमाचल तक त्राहिमाम मचा हुआ है, उसके ऊपर मीडिया की रिपोर्टिंग कितनी आई ये आप तय जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश की जनता को वो दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा जो दिखना चाहिए। एक बार दोबारा से रिकैप जरा सुन लीजिए। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी पिछले 7-8 महीनों से धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के लिए जो लोग धरने प्रदर्शन दे रहे हैं मैं आपको याद दिलाने की कोशिश जरूर करूंगा, ये वही भूतपूर्व सैनिक हैं जो कभी वर्तमान में काम करते थे और देश के जो युद्ध थे पाकिस्तान चाइना के साथ उसमें शामिल हुए थे, और देश के जितने भी विषम परिस्थिति थी उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की थी और देश के प्रत्येक भूभाग को सुरक्षित करने का काम बॉर्डर एरिया से इन लोगों ने किया था। वही लोग आज मांग कर रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है और वो रोड पर आ चुके हैं, रोड पर मांग कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की आम जनता का कितना विकास हुआ है ये आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि महंगाई और उनकी आय में कितना परिवर्तन है, कितना वेरिएशन है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। देश की सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके कुछ ही कॉर्पोरेट हाउस को पूंजीपति बनाने का काम नियमों में फेरबदल करके इस सरकार ने किया है। कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से घोटालों का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाती थी, अब सीएजी ने एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की है जिसमें 7 बड़े घोटालों का जिक्र किया गया है। उसके ऊपर मीडिया की कवरेज कितनी दिखाई गई ये आप तय जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल सस्ते दामों में खरीदना और देश की जनता को ही उस तेल को महंगे दाम में बेचना इस सरकार ने बखूबी निभाया है। मिडिल क्लास वर्ग के ऊपर गैस सिलेंडर की कीमतों की मार तगड़ी मारी गई है, जिससे कि उनकी जेब खाली करके किसी पूंजीपति की जेब को भरने का काम किया गया है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नोटबंदी की गई थी और कुछ ही सालों के बाद जो नए नोट चलन में लाए गए थे उनको वापस ले लिया जाता है, यानी नए नोट भी बंद करने का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं बंद किए भी जा रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? और भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ तो फिर ये नए नोट जो चलाए थे उनको वापस क्यों लिए जा रहे हैं? क्या ये कोई स्कैम तो नहीं? इसका हम दावा नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।